स्टूडेंट्स, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वर्ड्स की, किसी भी पैराग्राफ की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आओ इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले आता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 नाउन दिया हुआ है। नाउन किसे कहते हैं तो सबसे पहले से समझते हैं हम। नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या फिर किसी भी वस्तु के नाम को या किसी गुण के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। देखो, नाउन का प्रयोग हम सेंटेंस में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, राम गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं दो नाउन दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है राम। राम यहाँ पर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद स्कूल दिया हुआ है। स्कूल यहाँ पर स्थान का नाम है। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम आया है, जिनको हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम देख रहे हैं, दूसरे सेंटेंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है, पोवर्टी इज ए कर्स। पोवर्टी इज ए कर्स। इस सेंटेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि पोवर्टी आया है। पोवर्टी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी क्वालिटी का नाम है, दोष का नाम है। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्स। कर्स भी एक दोष का नाम है, अर्थात अभिशाप जिसको हम बोलते हैं। अभिशाप व ग्रेवी दोनों के दोनों एक प्रकार के दोष को व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात एक क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी के अंतर्गत ये दोष आ रहा है, जिसको हम गुण में दोष के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर ये पोवर्टी और कर्स दोनों को दोष के अंतर्गत रखेंगे। ये भी एक प्रकार से यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहे हैं, और जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आता है प्रोनाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम जो पहला एग्जाम्पल है आपका, राम गो टू स्कूल, इसको हम एग्जाम्पल ए के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है आपको, पोवर्टी इज ए कर्स, इसको हम एग्जाम्पल बी के अंतर्गत रखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। और आओ इसके उदाहरण देखते हैं।
सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम एक सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस में दो स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जैसे कि ही, उसके बाद मी। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर नंबर 3 पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ए में जैसे कि इस सेंटेंस आया है आपका, मोहन। यहाँ पर हम सेंटेंस को लिखते हैं, मोहन इज ए पुअर। मोहन इज ए पुअर स्टूडेंट। मोहन इज ए पुअर स्टूडेंट। इस सेंटेंस में ये जो पुअर शब्द आया है, ये पुअर शब्द मोहन की दोष को बता रहा है। अर्थात पुअर माने गरीब होता है, मोहन एक गरीब विद्यार्थी है। तो पुअर यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नंबर 4। नंबर 4 पर जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा उसको हम देख रहे हैं। नंबर 4 तो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब लिख रहे हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब को समझते हैं। वर्ब वह शब्द होता है, वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को बताता है। अर्थात नाउन और प्रोनाउन जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको हम वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। तो इसी क्रम में इसके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको उसका। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ आपका, राम हेल्प्ड श्याम। इस सेंटेंस में राम हेल्प्ड श्याम, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ये जो हेल्प्ड वर्ड आया है, ये हेल्प्ड वर्ड एक्शन को बता रहा है, क्रिया को बता रहा है। अर्थात राम ने श्याम की सहायता की, तो राम के एक्शन को बता रहा है। इसलिए हेल्प्ड को यहाँ पर हम वर्ब के अंतर्गत रखेंगे। ये वर्ब हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 5 में। नेक्स्ट नंबर 5 का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण। अर्थात वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
एडवर्ब का प्रयोग हम एडवर्ब का प्रयोग हम वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव, वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि सेंटेंस है यहाँ पर ही रेन फास्ट। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं रेन वर्ड आया है। रेन यहाँ पर ये आपका वर्ब है। उसके बाद ये फास्ट वर्ड आया है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों शब्द, फास्ट जो शब्द है यहाँ पर एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात रेन की विशेषता बता रहा है। रेन यहाँ पर वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए हम फास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वह शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द वह शब्द होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताता है। जैसे कि प्रीपोजिशन को हम यदि दो भागों में डिवाइड करें, प्री प्लस पोजीशन, और पोजीशन में स्थिति होता है, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको अभी बताते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लिख रहे हैं, जैसे राम इज एट होम। इस सेंटेंस में ये जो होम है, होम यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर राम भी नाउन है। यहाँ पर राम की स्थिति को बता रहा है कि राम घर पर है। राम घर पर है। राम और होम की स्थिति को बताने के लिए, राम की स्थिति को बताने के लिए हम एट का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात राम घर पर है। तो पर के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है और ये एट यहाँ पर प्रीपोजिशन को बता रहा है। इस तरह से ये नाउन की स्थिति को बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर पर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका होता है कंजक्शन। कंजक्शन को लिखते हैं। कंजक्शन का मीनिंग होता है संयोजक शब्द, अर्थात वह पार्ट ऑफ स्पीच जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं राम और श्याम को एक वर्ड जोड़ रहा है, एक दूसरे को एंड जोड़ रहा है। तो जो एंड है यहाँ पर ये कंजक्शन है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है
उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे राम completed his work। राम ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, बट श्याम did not complete his work। इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, राम कंप्लीटेड हिज वर्क बट श्याम डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। यहाँ पर दो सेंटेंस, पहला सेंटेंस यहाँ पर राम कंप्लीटेड हिज वर्क है, दूसरा सेंटेंस श्याम डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन बट का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया है और बट यहाँ पर कंजक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 8 पर लिखते हैं। यहाँ पर ये होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का प्रयोग, पहले तो हम इसका अर्थ देखते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन का मीनिंग होता है विस्मयबोधक शब्द। वह शब्द जो हमारे विस्मय को अर्थात हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के द्वारा हम हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी आदि भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया गया है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो या तुम कितनी सुंदर हो। तो यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये विशेषता बता रहा है, अर्थात एक प्रकार का विस्मय प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से इस पूरे सेंटेंस में हम इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर बी में देखते हैं। बी में जैसे कि दिया हुआ है एलास के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एलास वी हैव won द मैच। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक वर्ड आया है एलास। एलास यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम हुर्रे का प्रयोग करेंगे। HURRAH, हुर्रे। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हुर्रे वर्ड का प्रयोग खुशी प्रकट करने के लिए, आनंद प्रकट करने के लिए किया गया है। तो ये हृदय की तीव्र भावना है। जब हम खुशी व्यक्त करते हैं, आनंद व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हम हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से हुर्रे शब्द यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम लिखते हैं एलास ही इज डाइड, ही इज डाइड, DIED, ही इज डाइड। इस सेंटेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं एलास शब्द का प्रयोग किया गया है। एलास शब्द दुख को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, एलास ही डाइड, एलास उसकी मृत्यु हो गई है, बड़े दुख की बात है। तो एलास वर्ड यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ठीक प्रकार से समझेंगे, इनको लर्न करेंगे। आशा करता हूँ हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स।